नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बाजार के उथल पुथल के बीच रिटेल निवेशकों का बाजार पर भरोसा बरकरार है। नवंबर में लगातार दूसरी बार एसआईपी से 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आया है, तो वहीं एसआईपी खाते और एसआईपी एयूएम में भी बढ़ोतरी का ट्रेंड बरकरार है। साथ ही नवंबर में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के कुल एयूएम के मोर्चे पर भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज हम करेंगे इन आंकड़ों का विश्लेषण, बताएंगे किन फंड में अब बन रहे हैं आपके लिए निवेश के मौके। और इस पर बातचीत करने के लिए दो खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। फिनफिक्स की फाउंडर प्रवीण बाजपेयी और मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग हमारे साथ हैं। प्रवीण और मोहित, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। हर महीने एक ट्रेंड मालूम चलता है म्यूचुअल फंड का कि आखिरकार कहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कहाँ से निवेश जा रहा है और कौन से पसंदीदा जो फंड्स हैं वो निवेशकों के उभर कर सामने आ रहे हैं। हालांकि इस बार ज़रा एक नज़र डालें। सबसे पहले ओवरऑल जो हमारे पास नंबर सामने आए हैं उसमें सबसे पहले नवंबर में जो एम्फी के आंकड़े हैं उसके मुताबिक एसआईपी इनफ्लो जो है कंसेक्यूटिव जो हमने देखा दूसरे महीने में 25,000 करोड़ के पार दर्ज किया गया है। एयूएम में भी जो है एसआईपी के वो बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि ये जो सब नंबर्स हैं वो बहुत ही मार्जिनली बढ़े हैं। एसआईपी इन्वेस्टमेंट में मार्जिनल गिरावट ज़रूर दर्ज की गई है, पर जिस तरीके से बाजार में एक उथल पुथल का माहौल है उसमें भी 25,000 करोड़ के पार नंबर्स आना, ये अपने आप में हम इसको अच्छा मान सकते हैं। म्यूचुअल फंड टोटल इंडस्ट्री का जो एयूएम है वो भी बढ़ा है। जो इंडिविजुअल जो इक्विटी और डेट के जो अपने अपने एयूएम्स है उनमें भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि जो नेट इनफ्लो है इस बार का उसमें कुछ कमी ज़रूर दर्ज की गई है इक्विटी और डेट के अंदर। समझने की अब कोशिश करेंगे कि आखिरकार वजह क्या रही है इन तमाम मोर्चों पर जितने भी नंबर आए हैं, क्या हिट्स रहे हैं, क्या मिस रहे हैं। इस पर ज़रा चर्चा की शुरुआत करते हैं एसआईपी के आंकड़ों के साथ। मैं प्रवीण सबसे पहले ज़रा आपसे समझूं, हमने जो एक ट्रेंड देखा पिछले 8 महीनों में, हमने लगातार 20,000 करोड़ के पार जाते हुए एसआईपी के आंकड़े देखे और ये जो नंबर्स थे हमने पहली बार अक्टूबर में 25,000 करोड़ के पार जाते गए, विच इज़ अ माइलस्टोन। अब उसी पर एक स्टैंडर्ड बरकरार रहना, कीपिंग इन माइंड बाजार में पिछले 2 महीने क्या भूचाल आया है, क्या नंबर से सिग्निफाई करता है? नमस्कार स्वाति एंड हेलो टू मोहित ऑल्सो। बिल्कुल, आई थिंक इतना अच्छा और स्टेडी इनफ्लो जो एसआईपीज में आया है ये डेफिनेटली दर्शाता है दैट जो मैच्योरिटी है स्वाति ऑफ इन्वेस्टर्स वो बिल्कुल ऑन द राइज है। निवेशक ये समझते हैं कि जो एसआईपी के द्वारा पैसा जाता है वो मार्केट की गिरावट के टाइम पे भी कंटिन्यू होना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो करंट वोलेटिलिटी हमने देखी है करीबन 26 सितंबर से अगर हम 21 नवंबर तक की मार्केट्स देखें तो जो हमारे ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है निफ्टी 50 उसमें ऑलमोस्ट 11% का फॉल था और साथ ही मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स में भी काफी गिरावट आई थी ऑलमोस्ट 10% की। और अगर हम इंडिविजुअली नवंबर को देखें तो नवंबर काफी डल मंथ था जहां पे मार्केट्स ने अबाउट 0.5% की गिरावट पे वो बंद हुई थी ओवरऑल फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, चाहे लार्ज कैप्स हो, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स हो। सो डेफिनेटली जो उस वोलेटिलिटी के टाइम पे एंड इन द बैकड्रॉप ऑफ अ सीजन स्वाति जहां पे दिवाली जैसे आपके त्योहार आते हैं, उसके बाद शादियों का सीजन चल रहा है जहां लोगों के खर्चे बढ़े हैं, मेरे ख्याल से ऐसे टाइम पे जब आपकी एसआईपीज मेंटेन्ड है ये डेफिनेटली सक्सेस दिखाती हैं एज एन इंडस्ट्री। और जो अवेयरनेस इन्वेस्टर्स तक पहुंचनी चाहिए प्रोबेबली वो लगातार पहुंच रही है। एंड अगर हम प्रीवियस ईयर में देखें नवंबर में हम 17,000 करोड़ पे थे, सो वहां से हमें अपनी अचीवमेंट को गिनना चाहिए और आज हम 25,000 करोड़ पे स्टेडी है फॉर द सेकेंड मंथ। एंड आई थिंक ये डेफिनेटली इन्वेस्टर्स की मैच्योरिटी और उस अपॉर्चुनिटी को दर्शाता है जो अब इन्वेस्टर्स समझते हैं कि जब मार्केट्स में डाउन टर्न्स हों तो आपको अपनी एसआईपीज को कंटिन्यू रखना है। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि आपको फेयर वेदर फ्रेंड नहीं होना है, आपको दुख सुख दोनों में साथ देना है, आपको अपनी एसआईपीज को मार्केट डाउन टर्न्स में डेफिनेटली कंटिन्यू रखना है। एंड आई थिंक वही रिफ्लेक्ट हुआ है यहाँ फिगर्स में। सो डेफिनेटली अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड अ वेरी स्पेक्टेक्युलर नंबर फॉर द एसआईपीज। बिल्कुल, तो नंबर अच्छे हैं, स्टडी इसको हम कहेंगे, एक स्टडी ग्रोथ है बाजार में इस उथल पुथल के बावजूद, क्योंकि हम हिट्स और मिसेस की भी बात कर रहे हैं
मोहित, हमने जो एक ट्रेंड देखा, जो नई एसआईपीज रजिस्टर होती है वो अपने आप में वो भी एक अच्छा ट्रेंड दर्शाती है। अक्टूबर में लगभग 63 लाख नई एसआईपी दर्ज हुई थी, पर वो नंबर काफ़ी कम आया है नवंबर में। अराउंड 49-50 लाख नई एसआईपी रजिस्टर हुई है। क्या ये जो रीजंस हैं, जो काफ़ी रीजंस प्रबलीन ने भी बताए, ड्यू टू एक तो मार्केट वॉलेटिलिटी भी रही है, सीजन फेस्टिवल सीजन है, शादी का मौसम है, क्या ये जो फंड का इनफ्लो है जो शायद म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, उसकी जगह हो सकता है लोगों ने शायद वो कहीं और पैसा लगाया अपार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड? क्या एक रीजन क्या देख पा रहे हैं आप इसका? जी स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया शो में बुलाने के लिए। तो देखिए स्वाति, जैसा प्रबलीन ने भी बहुत खूबसूरती से बताया कि ये काफी सारे रीजंस रहते हैं और कभी कभी आप बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं कह सकते कि क्या एग्जैक्ट कारण है कि इस मंथ एक ठहराव सा आया है। हालांकि मार्केट की गिरावट मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा कारण है। जब गिरता है मार्केट तो अक्सर देखा गया है कि निवेशक थोड़ा सा चिंतित होते हैं। काफी बार आप सिर्फ बंद भी ना करें तो आप सिप को पॉज कर देते हैं कुछ महीनों के लिए। तो वो सारे जो चीजें हैं वो थोड़ा सा नंबर्स में, आंकड़ों में रिफ्लेक्ट हो रही है। 3 करोड़ के मार्जिनल अमाउंट से इस मंथ सिप कम हुआ है। बट स्वाति, अगर इसको इस तरह से देखा जाए कि हम नवंबर 24 में हैं, यही जो सिप का आंकड़ा था वो नवंबर 22 में कुछ 13,000 करोड़ पे था। तो 2 साल के अंदर में सिप का जो अमाउंट है वो पूरा डबल हो गया है। राइट, तो एक बहुत बड़ा नंबर होता है $3 बिलियन in a month, which means $36 बिलियन in a year. That's a massive number for any economy. इंडियन मार्केट्स के लिए तो बहुत ही बड़ा नंबर है। राइट, तो यहाँ पर मार्केट की गिरावट मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, जैसा प्रबलीन ने कहा, नवंबर दिसंबर थोड़ा सा हॉलिडे सीजन शुरू हो जाता है। ये मैरिज सीजन भी है, हॉलिडे सीजन भी है, फेस्टिवल सीजन भी है। तो यहाँ पर आपके पास थोड़ा समय जो है वो कम बचता है निवेशकों के पास में कि आप उतना ध्यान जितना मार्केट पे लगा पाते थे शायद नहीं लगाते हैं। एंड कुछ कुछ खर्चे आपके बढ़ जाते हैं इस सीजन में, तो उसके चलते भी आपको ये गिरावट या थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। और अगर सोचा जाए, देखिए स्वाति, आजकल मार्केट के नंबर इतने बढ़ गए हैं कि आप उसे डेली बेसिस पर भी ब्रेक डाउन करके देख सकते हैं। जब महीना आपका 30 दिन का होगा 31 दिन की बजाय, तो ऑटोमेटिकली आपको एक दिन का कम इंक्रीमेंट दिखेगा। तो ये बहुत ही मार्जिनल रीजंस है, क्योंकि नंबर भी मार्जिनली कम हुआ है। इसलिए मैं सिर्फ एक अनुमान लगा सकता हूं कि क्या क्या कारण रहे होंगे इसके पीछे। बट सबसे बड़ा कारण निश्चित तौर पर मार्केट की गिरावट है, मार्केट का रुख है। काफी बार ऐसा जब होता है तो निवेशक थोड़े टाइम के लिए नया पैसा डालने से अपने कदम रोक लेते हैं, और मुझे लगता है कि वही हो रहा है पिछले 1-1.5 महीने से। राइट। एसआईपी के बाद इक्विटी और जो बाइफरकेट करते हैं ज़रा विद इन कैटेगरीज, इक्विटी की बात करें, यहाँ पर भी कुछ कम निवेश इन टर्म्स ऑफ जो इनफ्लो है वो हमने आता हुआ देखा। नवंबर में ये कुछ जो अमाउंट है वो लगभग 36 करोड़ तक का रहा है, जो कि अक्टूबर में हमने देखा उससे ज़्यादा ही था। हालांकि जो इक्विटी फंड का एयूएम है वहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, तो एक तो निवेश में कमी आना प्रबलीन, पर जो फंड साइज है, जो एयूएम है उसका बढ़ना, इसको हम कैसे समझें? जी, अगर हम इक्विटी की बात करें तो हमारे पास काफी कैटेगरीज है विद इन इक्विटी स्वाति, जैसे मल्टी कैप, लार्ज कैप, हमारे पास डिफरेंट बाइफरकेशन मिलती है। ओवरऑल जो इक्विटी का कॉर्पस हमारे पास निकल के आता है नवंबर एंड में, वो हमारा निकल के आता है 3 लाख करोड़ के, सॉरी 30 लाख करोड़ का। और उससे पिछले महीने में ये करीबन 29 लाख करोड़ का था। सो एक हल्का सा इंक्रीज है, राइज है, पर जो फ्रेश इनफ्लो है उसमें थोड़ी कमी आई है। अराउंड 14% की एक गिरावट है। पिछले महीने जो नेट इनफ्लोज आए थे अक्टूबर के महीने में वो हमारे 41,000 करोड़ पे थे, और नवंबर के महीने में जो नेट इनफ्लो नया पैसा आया है वो करीबन 35, ऑलमोस्ट 36, जैसे आपने बोला 36,000 करोड़ के अराउंड है। तो ये थोड़ा सा जो एक डिफरेंस है, जो ये 14% की गिरावट है, ये मेरे ख्याल से अगेन सीजनैलिटी और वोलेटिलिटी दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन रही है। इन्वेस्टर्स कई बार अगर उनके पास पैसा हो तो भी कई बार हिचकिचाते हैं हाई मार्केट्स में डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करने में, तो थोड़ा सा एक रिलक्टेंस मेरे ख्याल से वहां पे आता हुआ प्रॉबेबली दिखाई दे रहा है।
एंड आई थिंक सेकंड इज, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो ये सीजन है इस टाइम का, काफी दूसरे एक्सपेंसेस प्रॉब्ली जहाँ पे उनके पास पैसा था भी, प्रॉबेबली वेडिंग्स एंड अदर चीजों में उनका खर्चा मेरे ख्याल से बढ़ सकता है इस टाइम पीरियड में। सो एक ये 14% का डाउन टर्न है। उससे पिछले महीने में स्वाति हमने देखा था कि 21% की बढ़त थी, बट ओवरऑल वी रिमेन पॉजिटिव। और जो सबसे अच्छी बात यह है कि इक्विटी अगर हम बाइफिकेशन देखें तो वहां पे जो है मैं एक ब्रॉडर स्टेपल कैटेगरीज बोलते हैं, जैसे आपके आप कह लीजिए आपके मिड कैप्स हो गए, स्मॉल कैप्स हो गए, जहां पे हम बोलते हैं कि आपको बहुत ज्यादा एक साथ लमसम नहीं डालना चाहिए। एंड आई थिंक वहां ज्यादा एसटीपीज एंड एसआईपी के थ्रू ही पैसा आ रहा है, बिकॉज बहुत सारे स्मॉल कैप्स ने तो लमसम स्टॉप भी कर रखे हैं। वहां एक बहुत अच्छी हेल्दी ग्रोथ देखने को मिली है। स्मॉल कैप्स में 9% का ग्रोथ है, मिड कैप्स में हम देखें तो 4% का ग्रोथ है, हल्का सा लार्ज कैप्स में गिरावट है। बट उसके अलावा जो थीमेटिक में गिरावट है, प्रोबेबली आई थिंक वो एक तरीके से ठीक ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स मेरे ख्याल से वहां रिटर्न चेज हो रहे थे। तो ओवरऑल जो मुझे लगता है आंकड़े विद इन ऐसा जो विद इन इक्विटी आए हैं, अगर हम कैटेगरी वाइज जैसे उनको सब डिवाइड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इट्स हेल्दी। और जिस तरह पैसा इस टाइम पे जाना चाहिए वही निवेशकों ने डाला है। इंटरेस्टिंगली ईएलएसएस फंड्स में काफी एकदम से बढ़त आई है। मेरे ख्याल से प्रॉब्ली हम फाइनेंशियल ईयर के टुवर्ड्स लास्ट 3-4 मंथ्स की तरफ बढ़े हैं। तो प्रॉब्ली जिन लोगों ने अभी भी एटीसी को चुना है और ओल्ड टैक्स रिजीम को चुना है, वो अपने डेफिसिट्स को पूरा कर रहे हैं। सो इक्विटी में डेफिनेटली हल्की सी गिरावट, बट ओवरऑल आई थिंक फिगर्स तो भी बहुत एनकरेजिंग हैं। और मेरे ख्याल से जो हम थोड़े आने वाले समय में प्रोबेबली वापस इनफ्लोज को आता देखेंगे, जैसे थोड़ा सा मार्केट में क्लैरिटी बढ़ती है। बिल्कुल। हैविंग सेड दैट, इक्विटी स्पेस में ही जैसा प्रवीण ने बताया कि थोड़ा सा निवेश कम जरूर आया है, लेकिन उसको एक डैम्पनिंग फैक्टर के तौर पर नहीं देखना चाहिए। जो एयूएम है उसमें हमने देखा बढ़ोतरी आती हुई देखी है, वो एक डेफिनेटली एक ट्रेंड ज़रूर ऊपर की ओर ही इशारा करता है। अगर ऊपर की ओर नहीं तो कम से कम स्टेबिलिटी की ओर तो इशारा ज़रूर करता है। मोहित, इक्विटी स्पेस में ही अब अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो कौन से फंड्स में आपके इन्वेस्टमेंट की राय रहेगी इक्विटी फंड्स में? जी स्वाति, तो देखिए, अगर आप इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी करके जो कैटेगरी होती है, वो कैटेगरी मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रही है अभी, बिकॉज इसमें लार्ज और मिड दोनों का ही एक अच्छा मिश्रण रहता है। टिपिकली इन दोनों के बीच में आप फंड मैनेजर्स जो है वो थोड़ा सा एलोकेशन को शिफ्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पर अगर हम देखें करेक्शन के लिहाज से भी, तो जो लार्ज कैप ब्रॉडर इंडाइसेस है वहां पर हमने 9 से 10% का करेक्शन देखा अपने पीक लेवल से। हालांकि अभी कुछ रिकवरी आ चुकी है, बट जो लार्ज इंडाइसेस थे वहां पर करेक्शन हमने काफी अच्छे हद तक देखा भी है। तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी मुझे इस टाइम में सबसे ज्यादा ठीक लगती है। यहाँ पर अगर आप फंड्स की बात करेंगे तो एक एक्टिव और एक पैसिव स्टाइल का फंड मुझे यहाँ पर चुनूंगा। पैसिव फैक्टर बेस्ड स्टाइल में यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड, ये एक मोमेंटम शैली का फंड है जो कि मोमेंटम स्टाइल फैक्टर बेस्ड स्टाइल को कैप्चर करता है। तो मुझे ये फंड काफी पसंद है, बट ये थोड़ा सा अग्रेसिव फंड है। तो जो निवेशक थोड़ा सा अग्रेसिव पोर्शन चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, थोड़ी हाई वोलेटिलिटी भी देखने को मिलती है इस फंड में, जो कंफर्टेबल हो वही इस फंड का चुनाव करे। अदरवाइज एक्टिव स्कीम्स में मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप फंड इज समथिंग जो हमें इस समय पर काफी अच्छा लग रहा है। ओके, तो ये रही दो फंड की राय मोहित की तरफ से, जो एक आपका इंडेक्स फंड है बेसिकली पैसिव स्पेस में, और ये आपका आ रहा है एक एक्टिव स्पेस में एक फंड जो कि पसंद आ रहा है मोहित को। अब मुझे प्रवीण आप बताइए, आपके इस स्पेस में पसंदीदा फंड कौन से हैं? जी स्वाति, पहले तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो मोहित ने बताया। इनफैक्ट वो पहले इवन आई वाज थिंकिंग ऑफ एडिंग द लार्ज एंड मिड कैप स्पेस, बट मैंने मल्टी कैप फंड को चुना है यहाँ पे। एंड मल्टी कैप्स इसलिए क्योंकि मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं निवेशक चाहते हैं कि थोड़ा सा स्मॉल कैप का एक्सपोजर हो, और नए इन्वेस्टर्स के लिए जो डायरेक्टली स्मॉल कैप फंड में अगर निवेश करें इस टाइम पे और कल को करेक्शन आती है तो थोड़ा ज्यादा घबरा सकते हैं। सो आई थिंक मल्टी कैप फंड्स जो एट ऑल टाइम्स उनको 25% लार्ज कैप, 25 मिड कैप और 25% उनको स्मॉल कैप में एक्सपोजर देंगे ही।
ये एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, और जो बचा हुआ फंड मैनेजर के पास 25% का मैंडेट रहता है, वो मार्केट्स को देखते हुए निवेश कर सकते हैं। तो आई थिंक जो चुनाव है कि वो कहाँ पे जाएगा, वो अगर मार्केट्स में गिरावट होगी, जिस सेगमेंट में, जिस मार्केट कैप में, वहां पे निवेश किया जा सकता है फंड मैनेजर के द्वारा। ये अगेन थोड़ी सी एग्रेसिव कैटेगरी हो गई, बिकॉज यहाँ पे हमारा स्मॉल कैप्स का एट ऑल टाइम्स एक्सपोजर बना ही रहेगा। सो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स का टाइम होराइजन थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। आप 6 7 8 ईयर्स के एक इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ चल रहे हैं तो ही आप इसमें निवेश करिए, बिकॉज अगर स्मॉल कैप्स में गिरावट आती है तो यहाँ पे रिकवरी में टाइम लगेगा। यहाँ पे दो फंड्स जो मुझे ठीक लगते हैं वो हैं कोटक का मल्टी कैप एंड निपॉन का मल्टी कैप। ये दोनों फंड्स का चुनाव मैंने इसलिए किया है क्योंकि इनका जो एक ओवरलैप है, एक रेगुलर, आप अगर आपने लार्ज कैप में इंडेक्स ले रखा हो या मिड कैप में एक इंडेक्स या एक एक्टिव फंड, उनके साथ थोड़ा सा कम दिखाई देगा, सो दैट आपके पास एक डिफरेंट तरीके के स्टॉक्स का एलोकेशन हो पाए। सो अगर आप इसको ऐड कर सकते हैं एक लार्ज कैप इंडेक्स एंड आई थिंक एक मिड कैप इंडेक्स के साथ, सो ये कॉम्बिनेशन में आपका अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है। ओके, चलिए यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। हमने समझा कि कौन से पसंदीदा फंड्स हैं हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की ओर से। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। म्यूचुअल फंड में क्या रहे इस बार के ट्रेंड, इस पर कर रहे हैं खास बातचीत। हमारे साथ है प्रवीण बाजपेयी और मोहित गंग। डेट फंड में यहाँ पर कैसा इन्वेस्टमेंट है? डेफिनेटली अक्टूबर के मुकाबले तो काफ़ी कमी आई है। हमने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट अक्टूबर में डेट कैटेगरी में आते देखा था, जिसके मुकाबले नवंबर में लगभग 12,000 करोड़ रुपए से कुछ ऊपर हमने ये इन्वेस्टमेंट आते हुए देखा है। पर अगेन जैसा एयूएम में हमने देखा, इक्विटी में डेट के एयूएम में भी बढ़ोतरी यहाँ पर हमने आती हुई देखी है। मैं मोहित आपसे भी एनालिसिस चाहूँगी इसका। डेट फंड में जो ज़्यादा पैसे आए हैं वो लो ड्यूरेशन फंड में आए हैं, लगभग 4,000 करोड़ से ऊपर के। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन में कुछ पैसे आए हैं 2900 करोड़ के ऊपर। फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड और गिल्ड फंड में भी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है। डेट फंड को आप कैसे समझेंगे? अब जिस तरीके से जो इनफ्लो था, हालांकि जो मैक्सिमम पैसा आया था अक्टूबर में वो लिक्विड फंड में सबसे ज़्यादा आया था, और उतना ही पैसा, लगभग उतना नहीं इनफैक्ट, लिक्विड फंड से नवंबर में पैसा जाता हुआ देखा गया है। तो कैसे समझे इसे? जी स्वाति, तो देखिए डेट फंड में जहां तक लिक्विड का और लिक्विड प्लस कैटेगरी है, जिसे मैं काफी हद तक अल्ट्रा शॉर्ट और मनी मार्केट कैटेगरी भी बोलता हूं, और थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे तो आर्बिट्राज में भी यहाँ पर इनफ्लो बहुत कम आया है। इनफैक्ट आर्बिट्राज में इनफ्लो नेगेटिव है नवंबर में। तो होता यूं है कि टिपिकली हमने देखा है जब जब आपका बहुत बड़ा फेस्टिव सीजन होता है तो काफी सारा कॉर्पोरेट विड्रॉल होता है एम्प्लॉयज को बोनसेस के लिए। बहुत सारे आपके दूसरे सन्ड्री पेमेंट्स होते हैं, काफी दूसरे तरह के खर्चे होते हैं, वेडिंग सीजन भी था, पर्सनल एक्सपेंसेस भी काफी हाई थे। तो ये जो पैसा होता है लिक्विड प्लस कैटेगरी का, ये सबसे पहले विड्रॉ होता है इन सब चीजों के लिए, और उसमें इनफैक्ट पार्किंग भी उसी लिहाज से होती है। तो अक्टूबर में काफी पैसा आया जिसे शॉर्ट टर्म के लिए पार्क किया गया, ताकि फेस्टिव सीजन के और दिवाली बोनसेस के जो खर्चे होते हैं कॉर्पोरेट्स के, वो सारे निकल पड़े। एंड उसी के चलते इन कैटेगरीज में आपने काफी सारा विड्रॉल भी देखा नवंबर में, राइट। जहां तक दूसरी कैटेगरीज का सवाल है, डेट में अगर आप देखेंगे स्वाति, तो धीरे धीरे निवेशकों का रुझान जो है वो थोड़े से ज्यादा ड्यूरेशन की तरफ जा रहा है। जहां पर लिक्विड प्लस कैटेगरी में पैसा आ रहा था थोड़ा सा, वो कैटेगरी अब मूव होकर लो ड्यूरेशन पे चली गई है, जहां पर आप देखेंगे कि जो ड्यूरेशन होता है स्कीम का वो 1 साल तक होता है। तो थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट रेट प्ले वहां पर शामिल हो जाता है। जो HNI इन्वेस्टर हैं, जो थोड़े लार्ज इन्वेस्टर्स हैं, वो एक्चुअली लॉन्ग एंड ऑफ द कर्व पे जा रहे हैं। तो या तो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स या फिर मीडियम टर्म फंड्स या फिर गिल्ड फंड्स की तरफ अपना रुझान कर रहे हैं। तो ये सारी कैटेगरीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर धीरे धीरे, कोई बहुत बड़ा नहीं बट धीरे धीरे यहाँ पर पॉजिटिव इन्फ्लोज आपको देखने को मिल रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि निवेशक थोड़ा सा बुलिश हो रहे हैं। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट साइकिल के रिवर्स होने की बातें चल रही हैं, और जितनी ज्यादा संभावना बढ़ गई है कि अब इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स होगा ही होगा बहुत जल्दी, भारत में भी, यूएस में तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो उसके चलते निवेशक जो है वो लॉन्ग एंड ऑफ द कर्व की तरफ जा रहे हैं, और वो लॉन्ग टर्म फंड्स पर थोड़ा ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। इसीलिए शायद हम देख रहे हैं कि आपको ये जो कैटेगरीज हैं यहाँ पर आपको पॉजिटिव इन्फ्लो मिल रहा है।
और प्रवीण, इस स्पेस पे कौन से ऐसे फंड्स हैं जो आपको पसंद आएंगे, या कौन सी कैटेगरीज में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हैं, ज़्यादा आपको प्रॉमिसिंग लग रही हैं? जी, डेट में स्वाति एक्चुअली वैसे तो हम इंटरेस्ट रेट्स के कटते बेनिफिट करेंगे लॉन्ग ड्यूरेशन काइंड ऑफ फंड से, पर वो टैक्टिकल कॉल है, इसलिए फॉर इन्वेस्टर्स जहाँ पे वो इतना ज्यादा स्ट्रैटेजिक कौन सी इन्वेस्टमेंट है और टैक्टिकल कौन से इन्वेस्टमेंट है उस चीज को नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से एक अगेन स्टेपल कैटेगरी है, आप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में जा सकते हैं। एंड यहाँ पे आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी जैसे फंड हाउसेस, किसी भी आप अच्छे क्रेडिबल फंड हाउस के मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में निवेश कर सकते हैं। वहां पे आपको रीजनेबल रिटर्न्स मिलने चाहिए गिवन द करंट इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। एंड मोहित, वेरी क्विकली, आपके पसंदीदा डेट फंड कौन से रहेंगे जहां पर अपॉर्चुनिटीज बनती नजर आ रही है? स्वाति, हम काफी टाइम से अपने निवेशकों को लॉन्ग एंड ऑफ द कर्व में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं, और मेरी सलाह अभी भी यही रहेगी, बिकॉज भारत में रेट कट साइकिल जो है वो अभी भी शुरू नहीं हुआ है। तो अगर आपका डेट फंड्स में 1 से 2 साल तक के निवेश का होराइजन है, तो आप डेफिनेटली गिल्ड फंड्स में जा सकते हैं। यहाँ पर मेरी राय रहेगी एचडीएफसी लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड या फिर बंधन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड। दोनों में ही जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है वो 12 साल के ऊपर है। तो ये काफी लॉन्ग टेनर फंड्स हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि निवेशकों को उतने साल तक होल्ड करना है, उसका मतलब ये है कि इनकी सेंसिटिविटी इंटरेस्ट रेट कट के प्रति बहुत हाई है। जैसे ही रेट कट आएगा, यहाँ पर आपको जो अक्रूवल यील्ड है, जो कूपन है पेपर का, उसके अलावा आपको कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो मुझे ये दो चॉइसेस काफी इंटरेस्टिंग लगती है इस टाइम में डेट में। ओके, हाइब्रिड फंड की बात करें, हाइब्रिड फंड में कैसा हाल रहा? हम सीधे फंड्स ही आपको दिखा देते हैं कि वहाँ पर कैसा इन्वेस्टमेंट जो ट्रेंड देखने को मिला। मल्टी एसेट एलोकेशन और बैलेंस एडवांटेज, ये जो दो कैटेगरीज हैं, यहाँ पर अच्छा पैसा आते हुए हमने देखा। अराउंड 2400 करोड़ से ज़्यादा का और 1500 करोड़ से ज़्यादा का पैसा बैलेंस एडवांटेज में आया है। बेसिकली ऐसी स्ट्रैटेजी जो कि बाजार की वॉलेटिलिटी में भी काम करे, जिसमें एक इक्विटी, डेट और अलग एसेट क्लास का जो कॉम्बिनेशन हो, उस लिहाज से प्रवीण, आपको लग रहा है यहाँ पर जो अट्रैक्शन है वो बढ़ा? जी स्वाति, अगर हम इस साल फाइनेंशियल ईयर के भी सारे आंकड़े चेक करें तो हमें बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स हो गए, मल्टी एसेट फंड्स हो गए, या एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी एंड इवन इक्विटी सेविंग स्कीम्स, इनमें हमने लगातार पॉजिटिव इनफ्लोज ही देखे हैं। वो कम ज्यादा डेफिनेटली होते रहे हैं, बट एक कंसिस्टेंटली इनफ्लो आए हैं इन सब हाइब्रिड कैटेगरीज में। एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो मार्केट का करंट जिस टाइप का एनवायरमेंट रहा है उसका थोड़ा योगदान है। उससे पहले भी काफी इस चीज पे चर्चा हो रही थी कि वैल्यूएशंस हाई हैं, तो कई बार आपके जब 3 4 साल का पैसा होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप डेट में, क्योंकि टैक्सेशन अब ल्यूक्रेटिव नहीं रही है, तो डेफिनेटली हाइब्रिड्स एक बहुत अच्छा विकल्प निकल के आते हैं। तो मेरे ख्याल से जो एक इसमें हमारे बैलेंस्ड एडवांटेज और मल्टी एसेट जैसी कैटेगरीज हैं, ये तो मेरे ख्याल से हमेशा ही थोड़ा बहुत इनफ्लो इनमें आता रहा है और एक स्टेडीनेस दिखती है। एंड आई थिंक ये सूटेड भी है निवेशकों के लिए जिनका मॉडरेट रिस्क एपेटाइट है, साथ ही जिनका मीडियम टर्म होराइजन है। और जो जहां पे हमने थोड़ा इनफ्लो एंड आउटफ्लो लगातार बढ़ते घटते देखा है, डेफिनेटली वो आर्बिट्राज हो जाता है, क्योंकि वो पार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है। तो पिछले महीने हमने काफी सॉलिड इनफ्लो देखा। पिछले अगर हम पूरे 1 साल की बात करें तो उसमें स्वाति 13 महीनों में से 10 महीनों में आर्बिट्राज की वजह से ही जो एक हाइब्रिड कैटेगरी है उसके इनफ्लोज में जंप आता है। और जब रिडक्शन वहां पे होती है तो हमें डैम्पन भी जो फंड्स हैं वो आर्बिट्राज की मूवमेंट की वजह से ज्यादा दिखाई देते हैं। और इसमें जो मेरी चॉइस होगी वो बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी में एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज एंड पराग पारेख का डायनामिक एसेट एलोकेशन। तो प्रवीण को एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड और साथ ही पराग पारेख का डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड पसंद है। यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। और हाइब्रिड स्पेस में मोहित, आपको कौन से फंड्स पसंद आ रहे हैं या कौन सी कैटेगरी? स्वाति, मल्टी एसेट कैटेगरी हमें शुरू से बहुत पसंद है। जो निवेशक खुद से पोर्टफोलियो एलोकेशन नहीं करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा झंझट नहीं लेना चाहते, एक सेफ चॉइस चाहते हैं जिसमें सभी तरह के एसेट क्लासेस का मिश्रण आ जाए, तो उनके लिहाज से मल्टी एसेट कैटेगरी इज द बेस्ट सूटेड कैटेगरी, जहां पर आपको इक्विटी, डेट, थोड़ा सा कमोडिटीज, ये 3 एसेट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और उसके साथ में आपको कभी इंटरनेशनल फ्लेवर मिल जाता है, कभी आपको थोड़ा सा रीट इन्विट मिल जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन द फंड आपको अलग अलग एसेट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर 2 स्कीम्स हैं जो हमारी पसंदीदा स्कीम्स हैं, एचडीएफसी मल्टी एसेट फंड एंड प्रू आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड।
प्रू का AUM हालांकि काफी ज्यादा है, 50,000 करोड़ के ऊपर, बट इस कैटेगरी में फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपके पास में इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर, इस सब चीजों का एलोकेशन रहता है, तो यू कैन इजीली स्प्रेड अ लार्जर AUM ऑल्सो। तो ये 2 फंड हमें काफी अच्छे लगते हैं इस कैटेगरी। जी, तो ये रही एम्फी के नंबर्स, जो कि म्यूचुअल फंड संगठन है। बेसिकली जो म्यूचुअल फंड ट्रेंड रहा और कहां पर अब आगे मौके बन रहे हैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट के, उस पर हमने खास चर्चा की। धन्यवाद करेंगे प्रबलीन और मोहित आप दोनों का इस बातचीत में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।